इस पीसेस हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हर्षा विद्या और आप देख रहे हैं भारतीय संविधान। इंडियन पॉलिटी में हम आपको काफ़ी चीज़ें कंप्लीट करा चुके हैं, है ना। और आप मेरे चैनल पे जाओगे तो आप विजिट करोगे तो आप देख सकते हो सारे सीक्वेंस से लेक्चर लगे हुए हैं। ये हैंड रिटन नोट्स है और एम लक्ष्मीकांत सर की और एनसीईआरटी बेस्ड ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं। मैंने डिटेल में और साथ साथ सिनॉप्सिस या फ्लो चार्ट के माध्यम से भी मैंने नोट्स देने का प्रयास किया है। आप एक बेहतर नोट्स तैयार कर सकते हैं। आप मेरे साथ पेन कॉपी लेके बैठोगे, आप नोट डाउन करते रहें, सारी चीज़ें आपके समझ में आएगा, कॉन्सेप्ट भी समझ में आएगा। भाग 8 में संघराज्य क्षेत्रों में प्रशासन के बारे में जिक्र किया है। अनुच्छेद 239 से लेके तो आप देखेंगे अनुच्छेद 239 सब क्लॉज 1, जब तक संसद इस संबंध में कोई विधि ना बनाए, ठीक है, मतलब कोई भी संघराज्य क्षेत्रों से प्रशासन से रिलेटेड अगर संसद कोई विधि ना बनाए तब तक राष्ट्रपति ही प्रत्येक राज्य संघराज्य क्षेत्र का जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, यूनियन टेरिटरी होते हैं, उन क्षेत्र का जो प्रशासन है वो राष्ट्रपति ही चलाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 239 सब क्लॉज 2 क्या कह रहा है? राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को निकटवर्ती संघराज्य क्षेत्र का प्रशासक नियुक्त कर सकता है, ठीक है। और अनुच्छेद 241 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए हाईकोर्ट का प्रावधान कर सकता है। संघ राज्य क्षेत्रों में विधानमंडल, उसके बाद है संघ राज्य क्षेत्रों में विधानमंडल। पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम 1963 के तहत पुदुचेरी में संघ राज्य क्षेत्र का जो विधानमंडल है वो लागू हुआ। ऐसे ही दिल्ली में 69वां संविधान संशोधन के माध्यम से विधानमंडल वहाँ पे लागू हुआ। दिल्ली का वर्तमान जो प्रशासनिक ढांचा है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? दिल्ली संघ क्षेत्र को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कहा जाने लगा, एनसीआर जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, नेशनल कैपिटल रीजन। दिल्ली के लिए राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक जो होता है उसको उपराज्यपाल कहा जाता है, ठीक है। वहाँ राज्यपाल की भूमिका नहीं है, वहाँ उपराज्यपाल जिसको हम एलजी बोलते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर। प्रशासक की पूरी भूमिका कौन निभाता है वहाँ? उपराज्यपाल। उपराज्यपाल राष्ट्रपति उनको नियुक्त करते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। जो मंत्री होते हैं उनके राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। अब हमारा डिटेल में एक टॉपिक नया चालू हुआ है, जैसे सॉरी, भाग 9 पंचायती राज। ये आप देखेंगे भाग 9 में है पंचायती राज, स्थानीय स्वशासन भी बोलते हैं। अनुच्छेद 243 का से लेके 243 अड़ा तक इसमें शामिल है और 11वीं अनुसूची में इसको उल्लेखित किया गया है और 12वीं अनुसूची में नगर निगम को सूचित किया है। आपको मैंने बताया था कि जो सीक्वेंस है, ठीक है ना, जैसे पहली अनुसूची में क्या है, दूसरी अनुसूची में, ये अनुसूचियाँ जो 12 अनुसूचियाँ हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन अनुसूचियों से क्या है, प्रश्न पूछा जाता है। जैसे प्रथम अनुसूची क्या था? राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के बारे में जिक्र किया था। राज्य कितने? 28 है, केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं आपके। और उसके बाद में जो विभिन्न पद हैं जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इनका जो उल्लेख है वो अनुच्छेद के माध्यम से है, ठीक है। वहाँ जो उसके बारे में जो उपबंध लगाया है, जो वेतन भत्तों की बात की गई है, ठीक है, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का, तो उनका जो सिस्टम है वो अलग है। और ऐसे ही तृतीय संविधान में शपथ या प्रतिज्ञान बोलते हैं जिसको हम, ठीक है, उसकी जो संविधान की भाषा है शपथ, आप ये सिंपल समझें, शपथ का जो उल्लेख किया गया अनुसूची 3 में किया गया है। फिर उसके बाद में देखेंगे 4वीं अनुसूची में राज्यसभा का सीटों का आवंटन है। 5वीं में आपको जो अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियां हैं उनके प्रशासन के और नियंत्रण के बारे में चर्चा की गई है। 6ठी अनुसूची में जिसको हम AMTM बोलते हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इनके प्रशासन के बारे में जिक्र किया है, ठीक है। 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, उनके जो कितने विषय हैं संघ सूची में 100 विषय, इस तरीके से मैंने आपको कंप्लीट कराया था। 8वीं में भाषा है। 9वीं में कुछ अधिनियमों और विनियमों का जो विधि मान्यकरण है, ठीक है, 9वीं में। और 10वीं में आपको दल बदल का चर्चा की गई है। 11वीं में पंचायत है और 12वीं में आपका नगर पालिका है। तो ये सिंपल है। और आप देखेंगे 1935 के अधिनियम द्वारा स्थानीय स्वशासन को पूर्ण राज्य का दर्जा
पूर्ण तथा राज्य का विषय बना दिया गया। 1935 के अधिनियम के द्वारा स्थानीय जो सुशासन है, ठीक है, लोकल गवर्नेंस बोलते हैं जिसको, पूर्ण तथा राज्य का विषय बना दिया गया। 2 अक्टूबर 1952 को देश के 55 विकास खंडों में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई। मूल्यांकन के लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया और पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी कहा जाता है बलवंत राय मेहता जी को, ठीक है। नवंबर 1957 में समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना की सिफारिश, इससे ही अंतिम रूप से पंचायती राज कहा गया। 1959 में केंद्र सरकार ने बलवंत राय मेहता की सिफारिश स्वीकार कर ली गई। मैं आपको कोशिश ये कर रहा हूँ कि आपको डिटेल तरीके से आपको ये चीज़ें समझाता जाऊँ, जो आपका कॉन्सेप्ट है वो समझ में आएगा। अनुच्छेद इसमें ऑलरेडी इसमें इंक्लूड है, जो फैक्चुअल क्वेश्चन बनता है वो भी इसमें इंक्लूड है, और सिनॉप्सिस फ्लो चार्ट के माध्यम से मैंने डिटेल में और आगे भी मैंने इसको नोट्स को शॉर्ट कर दिया है। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश निम्न थी। अब इन जो सिफारिशें हैं, जैसे मेंस के पर्पज़ से पूछ लेता है या फिर स्टेटमेंट्स में पीटी में पूछ लेता है, तो इस तरीके से आप देखेंगे बलवंत राय मेहता समिति की जो सिफारिशें थी वो कौन कौन सी थी। सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को सफल बनाने का तरीका पंचायती राज का हो सकता है। पंचायतों का त्रिस्तरीय ढांचा, मतलब 3 लेवल पर बनाया जाना चाहिए। ग्राम पंचायत, ग्राम समिति और जिला परिषद, ये 3 इनके लेवल हैं। सबसे पहले राजस्थान विधानसभा ने सितंबर 1959 में इस अधिनियम को पारित कर दिया। देन उसके बाद में क्या हुआ, राजस्थान में इस अधिनियम के आधार पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में नेहरू जी ने देश की पहली त्रिस्तरीय पंचायत का उद्घाटन किया। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया है, फैक्चुअल रूप से भी और स्टेटमेंट में भी पूछा गया है कि किस अधिनियम में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई। तो आप बताओगे 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में नेहरू जी ने देश की पहली त्रिस्तरीय पंचायत का उद्घाटन किया। इसके बाद 11 अक्टूबर 1959 को ऐसी ही व्यवस्था आंध्र प्रदेश में महबूबनगर जिले में, ये दूसरा क्वेश्चन बनता है, शानदार विकास खंड शुरू की गई। आप राजस्थान और आंध्र प्रदेश याद रखेंगे, नागौर और महबूबनगर, ये दोनों पॉइंट याद रखेंगे, प्लस डेट याद रखेंगे। 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश में, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान में। पंचायती राज के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? विकास में जन भागीदारी का करना, ठीक है, ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये इंक्लूड करते हैं। जो डेवलपमेंट है उसकी जन भागीदारी करना, साथ में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित करना। केंद्रीकरण मतलब सेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण का मतलब डिसेंट्रलाइजेशन। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की शुरुआत पंचायत समिति के स्तर पर होनी चाहिए। पंचायती राज से संबंधित समितियां एवं उनकी सिफारिशें। अशोक मेहता समिति 1977 में गठित की गई, 1978 में रिपोर्ट दी गई। सिफारिशें, पंचायत व्यवस्था द्विस्तरीय ढांचे की होनी चाहिए। पहले स्तर पर मंडल पंचायत, दूसरे स्तर पर जिला परिषद। पंचायतों का कार्यकाल 4 वर्ष का होना चाहिए। पंचायती चुनाव में सभी राजनीतिक पार्टियों की भागीदारी होनी चाहिए। देन उसके बाद में पंचायती चुनाव में सभी राजनीतिक पार्टियों की भागीदारी हो। पंचायती राज संस्थाओं के पास कराधान की अनिवार्य शक्ति हो। न्याय पंचायत को विकास पंचायत से अलग रखा जाए। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। राज्य मंत्रिपरिषद में पंचायती राज्य मंत्री की नियुक्ति होनी चाहिए। जी.वी.के. राव समिति क्या है? 1985 का गठन योजना आयोग की सिफारिश पर हुआ, प्लानिंग कमीशन जिसको बोलते हैं, इसको हम कार्ड समिति भी बोलते हैं। सिफारिशें इसकी थी, पंचायती राज का ढांचा 4 स्तरीय होना चाहिए। चौथे स्तर पर राज्य विकास परिषद का गठन की बात की गई, अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे। पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष होना चाहिए। इस समिति ने जिला परिषद को सर्वाधिक महत्व दिया था। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं के आरक्षण की सिफारिश की गई इसमें। साथ में इस समिति का जो मोटिव था, सिफारिशों को अमान्य कर दिया था। इस समिति की सिफारिशों को अमान्य कर दिया था। देन उसके बाद में लक्ष्मी मल सिंघवी समिति 1986। लोकतंत्र
व विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुद्धार पर एक अवधारणा पत्र तैयार करने के लिए कहा गया। सिफारिशें दी, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, पंचायती चुनाव से दलगत व्यवस्था को ना अपनाया जाए, गांवों को समूह पंचायतों के लिए न्याय पंचायत की व्यवस्था की जाए, मतलब स्थापना की जाए या व्यवस्था की जाए, स्थानीय स्वशासन की पद्धति को अपनाया जाए, लोकल गवर्नेंस जिसको बोलते हैं। फिर उसके बाद में थुंगन समिति की बात की गई। थुंगन समिति ने कहा असल में क्या है, ये सिंपल आप ऐसे समझें, ये कभी कभी क्या है सीक्वेंस में पूछ लेता है कौन सी समिति किस वर्ष आई, तो क्रोनोलॉजी का क्वेश्चन है या फिर मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। एक तरफ सन दे देते हैं, एक तरफ ये समिति दे देते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है स्टेटमेंट में क्रम पूछ लेता है सजाने के लिए, कौन सी जो समिति है वो पहले बनी, ठीक है, कौन सी समिति ने पहले रिपोर्ट पेश की। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आयोग पूछ रहा है। थुंगन समिति 1988 में आई। सिफारिशें इसकी पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता मिलनी चाहिए, त्रिस्तरीय ढांचा हो, जैसे बलवंत राय मेहता समिति ने कहा था। राज्य स्तर पर योजना मंत्री की अध्यक्षता में एक योजना निर्माण किया जाए तथा समन्वय समिति का गठन होना चाहिए। हर राज्य में एक वित्त आयोग का गठन होना चाहिए। इन्होंने ये पॉइंट ऐड किया। गौडगिल समिति 1988 में ये भी आई। देन उसके बाद में सिफारिशों की बात की गई। इसमें इन्होंने सिफारिशें दी, मतलब इन्होंने प्लान दिया, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, त्रिस्तरीय पंचायत की व्यवस्था हो, पंचायती राज का कार्यकाल 5 वर्ष हो, ये ऐड किया इन्होंने एक पॉइंट। तीनों स्तर के सदस्यों को सीधा निर्वाचन होना चाहिए, डायरेक्ट जनता करे, मतलब निर्वाचन राज का संवैधानिकरण। पंचायती राज का संवैधानिकरण क्या हुआ, देखो 73वां संविधान संशोधन 1992 में, ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है, तो आप इस संशोधन को याद रखेंगे। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से पंचायती राज का गठन किया गया, ठीक है। 24 अप्रैल 1993 को ये प्रभाव में आया, इस संशोधन अधिनियम, ठीक है, ये लागू हुआ। उसके बाद प्रभाव में कब आया, 24 अप्रैल 1993 को। इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इसके तहत संविधान का भाग 9 को पुनः जोड़ा गया। इसके अंतर्गत मूल संविधान में एकमात्र अनुच्छेद 343 था। 343 के माध्यम से ये वाली बात लिखी गई थी उसमें। भाग 9 का शीर्षक है, जो टाइटल है पंचायतें, तथा इसमें अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक चर्चा की गई। इसके अलावा संशोधन के माध्यम से 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें पंचायतों के निर्दिष्ट 29 विषयों की सूची तैयार की गई और 29 विषय इसमें शामिल किए गए। कुल मिला के ये है पंचायती राज की व्यवस्था की बात में, ये है कि आप जब भी प्रश्न पूछेगा तो वो इस तरीके से पूछेगा, ये संविधान संशोधन कब हुआ, ये लागू प्रभाव में कब आया, प्लस किस अनुच्छेद के माध्यम से इसका उल्लेख किया गया डीपीएसपी में, ठीक है, मूल संविधान में, कहने का मतलब। भाग 9 जो है उसका टाइटल क्या है, तो आप ये बताओगे, है ना। इसमें कितने विषय हैं, ये भी प्रश्न पूछेगा तो आप बताओगे 29 विषय हैं। तो यही सब प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। आगे आप देखेंगे इसकी जो स्ट्रक्चर है और जिस अनुच्छेद के माध्यम से बात की गई है। ग्राम सभा है, ग्राम की मतदाता सूची में पंजीकृत, मतलब रजिस्ट्रेशन, सभी व्यक्तियों का समूह, जो ग्रुप है उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। पंचायत स्थानीय स्वशासन के लिए गठित संस्थान, अनुच्छेद 243 सब क्लॉज का क्या कह रहा है। इसमें जो अनुच्छेद के माध्यम से जो विषय दिए गए हैं, एक एक अनुच्छेद के माध्यम से वो जो बातें की गई हैं इसमें वो लिखी गई हैं। देखो, ग्राम सभा की शक्तियों व कार्यों का राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारण, ठीक है, किसके द्वारा, राज्य का जो विधानमंडल होगा उसके द्वारा उसके जो पावर हैं, उसके कार्य हैं, निर्धारित होंगे विधानमंडल के माध्यम से। 243 खा क्या कह रहा है, पंचायत के 3 स्तर बलवंत राय मेहता समिति के अनुरूप माने गए। बलवंत राय मेहता जो समिति है मैंने आपको डिटेल में ऊपर करा दी है। देन उसके बाद में ये देखेंगे आप 243 का गा, पंचायतों की संरचना जो स्ट्रक्चर है राज्य विधानमंडल द्वारा तय की जाएगी। तो 243 का सब क्लॉज घा क्या कह रहा है, पंचायतों से जुड़े आरक्षण का प्रावधान, आरक्षण का जो प्रावधान है 243 घा में है। SC/ST के लिए अनिवार्य है। OBC को आरक्षण का फैसला राज्य के विवेकाधीन है, राज्य तय करेगा। अलग अलग राज्यों में पंचायत चल रही हैं, वो राज्य तय करता है इसमें OBC को कितना आरक्षण मिलेगा।
243 का अणा क्या कह रहा है, पंचायतों की अवधि सामान्यतः 5 वर्ष होगी। 243 चा क्या कह रहा है, पंचायत सदस्यों की उम्र सीमा न्यूनतम 21 वर्ष होगी। 200 अनुच्छेद 243 छा पंचायत की शक्ति और उत्तरदायित्व। आपको बिल्कुल डिटेल में नोट्स है, ये मेरा डिटेल में ही मिलेगा आपको। अनुच्छेद 243 छा पंचायत की शक्ति हो गया। उसके बाद में आप देखेंगे 243 का झा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। ये मेरा डिटेल्ड नोट्स है ये, ठीक है। आपसे रिक्वेस्ट है, और एक लाइक तो कर ही सकते हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद 243 जा क्या कह रहा है, राज्य विधानमंडल के पंचायतों के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध कराएगा। पर्याप्त धन उपलब्ध कराएगा। नोट में एक बात याद रखेंगे आप, पंचायत चुनाव, ठीक है, कराने की निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है, ठीक है। राज्य सरकार इसका फैसला लेती है। 73वें संविधान संशोधन के कुछ उपबंध राज्य विधानमंडल पर बाध्यकारी हैं, कुछ उपबंध विवेकाधीन शक्ति है, ठीक है। कुछ पावर ऐसी हैं जो अपने विवेक से करती हैं, कुछ ऐसी हैं जो बाध्यकारी हैं। और कुछ आर्टिकल हैं और थोड़े से 4-5 आर्टिकल और देखेंगे ये, जैसे आपका जहाँ में वित्त आयोग की व्यवस्था की गई है ना, पंचायत स्तर पर क्या होगा, वित्त आयोग होगा। 243 जहाँ अनुच्छेद 243 अणा क्या कहता है, ऑडिट ऑफ अकाउंट, ऑडिट होगा उसका अकाउंट का। 243 टा क्या कह रहा है, राज्य चुनाव आयोग इसका इलेक्शन कराएगा। 243 टा संग्रह क्षेत्रों पर लागू होना। 243 का अणा क्या कह रहा है, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, पश्चिम बंगाल, ठीक है, कुछ ऐसे राज्य हैं इन पर लागू ना होना, इन क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा। फिर उसके बाद में ये 243 का ये विद्यमान कानूनों व पंचायतों को जारी रहना, है ना, जो कानून हैं और जो पंचायत के वो जारी रहेंगे। फिर उसके बाद में आप देखेंगे अनिवार्य उपबंध क्या क्या है। अनिवार्य उपबंध में आप देखेंगे ग्राम सभा का गठन होना, ये तो अनिवार्य है, ठीक है। 3 स्तर पर पंचायत का गठन होगा, जनसंख्या 20 लाख से कम होगी, ठीक है। मध्यवर्ती स्तर की बाध्यता, प्रत्येक स्तर पर पंचायत के सभी सदस्यों का प्रत्यक्ष चुनाव, डायरेक्ट इलेक्शन होगा। SC/ST का आरक्षण, रिजर्वेशन की व्यवस्था है इसमें। महिलाओं को 1/3 आरक्षण मिलेगा। अनुच्छेद 243 का घाव सब क्लॉज 3 ये कहता है कि 1/3 आरक्षण मिलेगा। 5 वर्ष का कार्यकाल, ठीक है, 5 वर्ष का उसका कार्यकाल होगा पंचायत का। चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होगी। फिर ध्यान उसके बाद में आप देखेंगे जो विवेकाधीन उपबंध हैं, विवेकाधीन उपबंध में OBC के आरक्षण देना या न देना ये उनके विवेक पर आश्रित है। महिलाओं के 1/3 से अधिक जो आरक्षण होगा, 1/3 तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन महिलाओं को 1/3 से ज़्यादा रिजर्वेशन देना या नहीं देना ये इसके विवेकाधीन उपबंध में आता है। पंचायतों को वित्तीय अधिकार दिया गया है, फाइनेंस राइट दिया गया है। अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज 243 अणा क्या कह रहा है, इस भाग पंचायती राज का कपित क्षेत्रों का लागू ना होना। इस भाग की कोई बात नागालैंड, मेघालय, मिजोरम राज्य पर लागू नहीं होगी। उसके बाद में तीसरा पॉइंट है मणिपुर और दार्जिलिंग के कुछ क्षेत्रों पर लागू नहीं होगी। ये पॉइंट आप याद रखेंगे, ये पूछा गया है कई बार स्टेटमेंट्स में। 243 घा का क्या, अनुसूचित जातियों के सीटों के आरक्षण से संबंधित कोई भी बात अरुणाचल प्रदेश राज्य को लागू नहीं होगी, ठीक है। रिजर्वेशन से रिलेटेड कोई भी बात अरुणाचल प्रदेश से राज्य पर लागू नहीं होगी। और दिलीप सिंह भुरिया समिति आप देखेंगे, कुछ समितियां हैं इसके संदर्भ में। दिलीप सिंह भुरिया समिति 1994 में गठित होती है। कार्य इसका अनुसूचित क्षेत्रों का अध्ययन करके सुझाव देना कि पंचायती राज के प्रावधान इन क्षेत्रों पर कैसे लागू किए जाएं, ठीक है। पैसा अधिनियम, भुरिया समिति की सिफारिशों के आधार पर पंचायत उपबंध विधेयक 1996 संसद में प्रस्तुत किया जाता है। साथ में उसके बाद प्रारंभ में 8 राज्यों पर लागू होता है, आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हिमाचल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान। बाद में छत्तीसगढ़ और तेलंगाना भी शामिल हो जाता है, उन पर भी लागू हो जाता है। देन उसके बाद में पैसा अधिनियम के जो मुख्य प्रावधान थे वो देखेंगे आप। पैसा अधिनियम देखो पीटी में तो आएगा ही आएगा, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं इसको पढ़ा दे रहा हूँ। पंचायत और नगर निगम में, है ना, जो भी मैं नोट्स करा रहा हूँ वो बहुत बेहतरीन कंटेंट दे रहा हूँ आपको, क्योंकि जो आप कोशिश करोगे पढ़ने की 4-6 दिन में, या मान के चलो इसको मैं कोशिश कर रहा हूँ कम समय में आपको वो जो क्रीम है वो चीज़ देने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे राज्य विधानमंडल है, अनुसूचित क्षेत्रों के लिए ऐसा कानून बनाएंगे जो उनके पारंपरिक कानूनों और धार्मिक रिवाजों के अनुरूप होंगे। नंबर 1 पॉइंट। पैसा अधिनियम ये बोलता है प्रत्येक ग्राम सभा
को कुछ विशेष अधिकार होंगे, ठीक है, जैसे सामुदायिक रिसोर्सेज जो संसाधन है और झगड़े सुलझाने के उनके परंपरागत जो तरीके हैं, ठीक है, जो पहले से चले आ रहे हैं, उसी तरीके से वो अपने इन चीज़ों को सुलझाएंगे। अनुसूचित क्षेत्रों में किसी परियोजना जो प्रोजेक्ट है, परियोजना के कारण भूमि अधिग्रहण करने से पहले लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी, ठीक है, ये चीज़ है। इस क्षेत्र में खनिज उत्खनन का लाइसेंस देने के लिए ग्राम सभा व पंचायत के उचित स्तर की सिफारिश के अनुसार बनाया जाएगा, ठीक है, ग्राम सभा और पंचायत के उचित स्तर की सिफारिश की जाएगी। उसके बाद लाइसेंस, उत्खनन के लिए लाइसेंस दिया जाएगा, उनसे पूछी जाएगी, कहने का मतलब ये है। नोट, ये पॉइंट आप याद रखेंगे। आंध्र प्रदेश में अल्पसंख्यकों के लिए पंचायत के लिए आरक्षण का प्रावधान है। केरल, जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा, मणिपुर, सिक्किम में एक स्तरीय पंचायती राज को अपनाया गया। फिर उसके बाद में केंद्र सरकार ने 2009 में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण दिया है। उसके बाद देखेंगे नगर पालिका। नगर पालिका में क्या है, भाग 9A में आता है, ठीक है, वो 9 में आएगा, ये 9A में आएगा। नगर पालिका बोलते हैं 12वीं अनुसूची में 243 ता से या छा तक आता है। 74वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में भाग 9 का जोड़ा गया। 243 ता से 243B मतलब बोलते हैं जिसको हम, या ZG तक बोलते हैं इंग्लिश में, इस तरीके से याद रखेंगे। और इसमें 18 विषयों की चर्चा की गई है। इस नगर पालिका में 18 और पंचायत में 29 विषय आते हैं। देन उसके बाद में नगर पालिका, इसके अंतर्गत प्रत्येक ऐसी संस्था शामिल है जिससे अनुच्छेद 243 के तहत नगरीय स्थानीय सुशासन के लिए गठित किया गया है, ठीक है। नगर पालिका क्षेत्र, किसी नगर पालिका के तहत आने वाला प्रादेशिक क्षेत्र जिसे राज्यपाल द्वारा अधिसूचित किया गया है, ठीक है, तो ये भी इसमें शामिल है। महानगर क्षेत्र 10 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र होगा, उसे हम महानगर क्षेत्र बोलेंगे। नगर पालिका स्तर देखेंगे आप, 3 स्तर हैं, देखें। यह संक्रमणशील क्षेत्रों में गठित की जाती है, मतलब आबादी ज़्यादा होती है। नगर पालिका परिषद इन्हें छोटे शहरों में गठित किया जाता है। नगर निगम, इनका गठन बड़े शहरों में किया जाता है, जो बड़े शहर होते हैं, ठीक है, पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। अगर राज्यपाल ने लोक अधिसूचना द्वारा किसी नगरीय क्षेत्र या उसके भाग को औद्योगिक नगरी मतलब इंडस्ट्रीज एरिया घोषित किया है तो ऐसे क्षेत्र में किसी नगर पालिका का गठन नहीं होगा, ठीक है, जैसे मुंबई है, एग्जाम्पल के रूप में मुंबई है। नगर पालिका में आरक्षण 243T, अनुसूचित जाति और जनजाति को उनकी संख्या के अनुपात में प्रत्येक नगर पालिका में आरक्षण दिया जाएगा। इन स्थानों में 1/3 इन वर्ग की महिलाओं को भी आरक्षण दिया जाएगा। पॉइंट याद रखेंगे, 1/3 भाग सभी वर्गों की महिलाओं के लिए होगा, ठीक है। SC ST के लिए तो होगा ही उन महिलाओं को, और साथ में जो बाकी की जो महिलाएं हैं, टोटल 1/3 भाग सभी वर्गों की महिलाओं के लिए है। 2000 में उत्तर प्रदेश विधानमंडल में नगर पालिका में अन्य पिछड़ा वर्ग जो OBC के लिए है आरक्षण का प्रावधान किया गया। नगर पालिका के अधिकार 243W में आते हैं। इसमें क्या है, नगर पालिका के जो राइट हैं, आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं, स्कीम्स तैयार करना, ऐसा कार्य करना जो ऐसी योजनाओं को क्रियान्वित करना। 12वीं अनुसूची में नगर पालिका को 18 विषयों पर विधि बनाने की शक्ति दी गई है। 9B को आप देखेंगे, सहकारी समितियां का गठन किया गया, अनुच्छेद 243 जिसको ZH बोलते हैं। 97वें संविधान संशोधन द्वारा इन्हें संवैधानिक दर्जा दिया गया। इस संशोधन के माध्यम से संविधान में भाग 9 भी जोड़ा गया, ठीक है। सहकारी समितियों में निर्देशकों की अधिकतम संख्या 21 हो सकती है, जो डायरेक्टर हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में जिला योजना समिति, जैसे ये आपका सहकारी समितियाँ हो गया, जिला योजना समिति भी है, ये 243D में आता है। प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर एक जिला योजना समिति का गठन होगा। इसका कार्य क्या होगा, नगर पालिका द्वारा बनाई गई योजना का समेकन करना, ठीक है, सीमांकन करना, समीक्षा करना, पूरे जिले के लिए विकास योजना का प्रारूप तैयार करना। अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित विकास योजना को राज्य सरकार को भेजा जाएगा। फिर ये जिला योजना हो गई। उसके बाद महानगर योजना, ये ZE में आएगा, ठीक है, 243। प्रत्येक महानगर में संपूर्ण महानगर क्षेत्र के लिए विकास योजना
विकास योजना का डेवलपमेंट स्कीम्स का प्रारूप तैयार करने के लिए। राज्य विधानमंडल विधि द्वारा समिति की संरचना, निर्वाचन, उसके कार्यों के लिए उपबंध कर सकती है। समिति द्वारा अनुमोदित विकास योजना के अध्यक्ष द्वारा राज्य को भेजी जाएगी। फिर ये सिनॉप्सिस है ना, और शॉर्ट तरीके से मैंने ये नोट्स तैयार कर दिया है ना। सही, यही सारी चीज़ें वही हैं जो मैंने आपको वहाँ बताई, ठीक है। और जो मैंने ये जो समितियाँ, जो अधिनियम बताए थे, इनको भी आप याद रखेंगे, ठीक है। मैं ये आपको PDF आपको दे दूँगा, कंप्लीट जैसे ही हो जाएगा। ये नगर पालिका का है, ठीक है। एक चीज़ और समझा दूँगा आपको, नगर पालिका पंचायत हो गया, ठीक है। ये उपबंध मैंने आपको कराई दिए थे सिनॉप्सिस के माध्यम से, ठीक है। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, ये राइट दिए गए, नगर पालिका के अधिकार हैं, ये नगर पालिका के जो स्तर हैं वो भी दे दिए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में स्थानीय स्वशासन की ये जो लोकल गवर्नेंस की जो संरचना है वो भी आप एक समझ सकते हैं ये, ठीक है। जैसे स्थानीय स्वशासन जिसको हम बोलते हैं, ग्राम सभा का शासन या नगर निगम का जो शासन होता है, जैसे ग्राम पंचायत है, इस तरीके से आप समझेंगे। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूँ। जैसे ग्राम का शासन, ठीक है। जैसे ग्राम पंचायत है जिसको हम ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बोलेंगे, यहाँ पर जो अध्यक्ष होगा, इसको हम विलेज डेवलपमेंट, इसको ब्लॉक डेवलपमेंट, इसको CDO बोलते हैं, ठीक है। BDO और CDO। इस अध्यक्ष का जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष होता है, डायरेक्ट जनता के द्वारा, है ना। क्षेत्र पंचायत, इसको पंचायत समिति भी बोलते हैं, इसका अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। इसका जिला पंचायत है, इसका अध्यक्ष जो अप्रत्यक्ष रूप से इसका चुनाव होता है, ठीक है, इनडायरेक्ट होता है। तो अध्यक्ष भी होते हैं, सदस्य भी होते हैं इसमें। क्षेत्र पंचायत में भी अध्यक्ष और सदस्य होते हैं, जिला पंचायत में भी अध्यक्ष और सदस्य होते हैं। ऐसे ही आप नगर निगम में आएंगे, जैसे नगर पंचायत होगा, फिर नगर पालिका होगा, फिर नगर निगम होगा। नगर पंचायत को हम, उसका जो सभापति होता है, ठीक है, उसके बाद में पार्षद और सभासद होते हैं, ठीक है। इस तरीके से नगर पालिका में मेयर और महापौर होता है, नगर निगम में पार्षद और सभासद होता है। कस्बा की आबादी देखेंगे आप, ठीक है, 30,000 से लेके 1 लाख तक के लिए होगा नगर पंचायत। नगर पालिका होगा 1 लाख से 3 लाख, और नगर निगम होगा 3 लाख से ऊपर। ये कंडीशन है इसकी। ग्राम पंचायत है, जैसे अध्यक्ष, ग्राम प्रधान और सदस्य होंगे। इसमें सदस्य होंगे वार्ड मेंबर जो होते हैं, जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। वार्ड मेंबर चुने जाते हैं। ग्राम पंचायत जैसे ग्राम है, ठीक है, तुलना अगर आप करके देखेंगे तुलनात्मक रूप से, तो आप ऐसे समझेंगे जैसे संसद है, ठीक है। तो यहाँ की जो ग्राम सभा होगी वो संसद होगी, गांव की जो होती है, ठीक है। यहाँ जैसे मंत्री परिषद होती है, तो यहाँ ग्राम पंचायत होती है, जिसको हम कैबिनेट काउंसिल बोलते हैं केंद्र स्तर पर, ठीक है। तो यहाँ ग्राम पंचायत होती है, वो भी एक कैबिनेट होती है छोटी, जो ग्राम के रूप में, ठीक है। यहाँ जैसे मुख्य प्रधानमंत्री होता है, ठीक है, केंद्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री मुख्य होता है, और उसके आसपास जो मंत्री होते हैं, तो ये कैबिनेट परिषद बोलते हैं इसको। ऐसे ही प्रधान मुख्य होता है ना, और जो साइड में उसके जो मंत्री होते हैं, जैसे PM के, उसी हिसाब से मेंबर होते हैं, वार्ड मेंबर जिसको हम बोलते हैं। तो गठन इसका जैसे कैसे होता है, 1,000 की आबादी 9 वार्ड, 1,000 से 2,000 आबादी पर 11 वार्ड, 2,000 से 3,000 आबादी पर 13 वार्ड, 3,000 से ऊपर पर 15 वार्ड, और 18, ये आपको पता ही है, 18 वर्ष प्लस मतदाता सूची में नाम होगा, और वही ग्राम सभा का सदस्य होगा, ठीक है। ये चीज़ें जैसे मेंबर है, मेंबर अविश्वास प्रस्ताव और 2/3 बहुमत से पारित करेगा, ठीक है, इसको हटाने के लिए। 1 वर्ष पद ग्रहण से अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते हैं। ये जो प्रधान है उसके लिए ये क्या होता है, 1 वर्ष अगर पद ग्रहण कर लेता है, अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते हैं उसके प्रति ये वार्ड मेंबर। फिर उसके बाद में ये मैंने आपको अभी कराया ही था, सहकारी समिति भी कराई थी अभी आपको, और जिला योजना समिति भी कराई थी, और उसके बाद में महानगर योजना समिति भी मैंने आपको डिटेल में अभी कंप्लीट कराई थी। ये मैंने सिनॉप्सिस के रूप में फ्लो चार्ट के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। ये भी आपको नोट्स मिल जाएंगे।
आगे देन इसके बाद में ये नेक्स्ट जो भी वीडियो आएगी तो यहाँ से भाग 10 है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ठीक है, थैंक यू, आज इतना ही रखते हैं।